सब्सक्राइब कीजिए विनोद वर्मा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक पहुंचे सभी लेटेस्ट टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सर्वश्रेष्ठ ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में। So very good afternoon to all of you once again. Today we are going to study about the carcass. तो carcass को हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, प्लाइज भी बोलते हैं। तो जितने भी टायर्स हैं अभी हम आगे देखेंगे, 3 टाइप्स के जो हमारे टायर्स का टाइप होता है, इट बेसिकली डिपेंड ऑन द कार्कस। तो कार्कस क्या होता है, जो ट्रेड हमने पढ़ा है उसके जो अंदर का लेयर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो जो आपके पास बाहर का जो पोर्शन दिख रहा था ट्रेड का, उसके नीचे जो लेयर्स होती है टायर में, दे आर कॉल्ड कार्कस। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कार्कस इन डिटेल। कार्कस प्लाइज, layer of rubber coated fabric plies which have the cords running radially from bead to bead. These provides the tire with strength in the sidewall area. आप यहाँ पर देखेंगे ये जो कार्कस आपको दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है, इसमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, नायलॉन फाइबर्स और भी कई तरीके के फाइबर्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। और वो फाइबर क्या होते हैं, एक तरह से जैसा हमारा कपड़ा होता है उसी तरीके की फाइबर्स हम इसके अंदर में पूरी पेरिफेरी के अंदर में वूवन करते हैं और उसको बनाते हैं। उसका जो एंड होता है वो जाकर के स्टील बीड के अंदर में, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ रोल होता है दोनों एंड्स पे। तो दोनों एंड्स क्या होते हैं, कार्कस के रोल होते हैं और इसमें से स्टील बीड पास ऑन होता है। तो ये क्या करता है, कार्कस को होल्ड करने का काम करता है। ये कार्कस आपका जाता है और दूसरी साइड में अगेन स्टील बीड से यहाँ पर आप देखेंगे ये रोटेट हो रहा है। तो ये यहाँ पे राउंड होकर के ये वापस यहीं पे कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो कार्कस है इसमें क्या होते हैं, आपकी जो फाइबर्स हैं वो रबर में कोटेड होते हैं। रबर में कोटेड इसलिए होते हैं कि यदि हम फाइबर टू फाइबर यदि डायरेक्ट टच कराएंगे तो उसके अंदर में वियर एंड टियर होगा और वो जल्दी डैमेज हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि हम उस जो फाइबर्स होते हैं उनको किसके अंदर में बंद कर देते हैं, इंपर्ज कर देते हैं इन योर रबर कोटिंग। तो रबर कोटिंग में करने से क्या होता है, उनके बीच का गैप और जो पैटर्न है वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे एक प्लाई की बात कर रहे हैं। एक प्लाई के अंदर में एक लेयर होती है, लेकिन जो टायर होता है उसमें सिर्फ एक ही प्लाई नहीं होती है, एक ही लेयर नहीं होती है, उसमें नंबर ऑफ प्लाईज होती हैं और वो डिपेंड करता है कि हम उस टायर को कितनी स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो चीज है कि उस प्लाई के अंदर में जो ये फाइबर है इसका ओरिएंटेशन कैसा है, यानी हमने किस तरह से उन धागों को लगा रखा है। हमने क्या बिल्कुल इसके रेडियली लगा रखा है, हमने क्या उसको क्रॉस में लगा रखा है, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा वो टायर किस टाइप का है। अ शीट ऑफ लो परमिसिबल रबर लेमिनेटेड to the inside of the first casing ply of a tube tire to ensure retention of air with tire is inflated। तो अंदर की तरफ में आप देखेंगे जो टायर का सबसे अंदर वाली प्लाई है, वहां पर एक क्या करते हैं हम लोग, वी आर यूजिंग लो परमेबल रबर लेमिनेट। जो यहाँ पर क्या है, हमने लेमिनेशन कर रखा है एक रबर लेयर का, और वो क्या करेगी, इट विल हेल्प टू रिटेन दी एयर इनसाइड योर टायर्स। तो यदि हम ट्यूबलेस टायर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक लेयर होना बहुत जरूरी है जो कि क्या करेगी, एयर रिटेंशन के काम आएगी। ओके, सो द कार्कस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी टायर विच टेक्स ऑल द व्हीकल लोड। मेनली इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लाईज मेड अप ऑफ रेयन कोट्स। तो कार्कस क्या कर रहा है, यही कार्कस है जिसकी वजह से वो पूरा लोड ले पा रहा है व्हीकल का। क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो सिर्फ था आपके पास ट्रेड, तो ट्रेड आपका ऊपर का पोर्शन हो गया, इसके अंदर जो भी पोर्शन है वो सारे कार्कस हैं, और ये जो साइड की कहलाती है दिस इज योर साइड वॉल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज योर रिम लाइन, दिस इज वेंटिंग होल, देन वी हैव साइड वॉल, देन चैम्फर स्ट्रिप, देन वी हैव प्लाई टर्नअप्स। ये हमने डिटेल में लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था। सो लेट्स मूव अहेड। इफ वी विल डिस्कस दीज प्लाईज इन डिटेल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लेफ्ट वाला डायग्राम देखेंगे तो ये जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज योर ट्रेड। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ट्रेड पोर्शन है। देन उसके नीचे आप यदि आते हैं तो इसके यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको लाइंस नजर आ रही हैं। ये लाइंस क्या है, बेसिकली बेल्ट हैं। तो बेल्ट क्या होती है, आपकी जो प्लाईज हैं दे आर बेल्टेड प्लाईज। ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्लाईज नजर आ रही है। उसके बाद आपको जो नजर आ रहा है वो आ रहा है फैब्रिक। तो इन जो रबर है इसके अंदर में हमारे पास पूरी इस यहाँ से लेके एंड तक क्या होता है, फाइबर्स यूज करते हैं, हम रेयन फाइबर्स यूज करते हैं जो कि इस रबर के अंदर वुवन होते हैं। देन वी हैव साइड वॉल, जो साइड का पोर्शन है यानी इस तरफ का और लेफ्ट साइड का, ये दोनों कहलाते हैं साइड वॉल, जो कि साइड इंपैक्ट से बचाता है गाड़ी को। देन वी हैव मेटल वायर्स। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ मेटल बीड होती है, एक वायर नहीं होता, इधर नंबर ऑफ वायर्स होते हैं, और ये वायर्स क्या होते हैं पूरी पेरिफेरी के अंदर में
एक रिंग के टाइप में लगे रहते हैं। तो दोनों साइड में ये जो टायर होता है, इसमें दोनों साइड में आपके पास मेटल के वायर बीड लगी रहती है, ठीक है। तो मेटेलिक वायर्स आपके पास पूरी पेरिफेरी में होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड बीड। तो बीड क्या होता है, लास्ट में जो यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन आपको दिख रहा है, जो आपका गोल घुमा हुआ है, तो ये पोर्शन कहलाता है बीड। ये आप देखेंगे किसी भी टायर के अंदर में, तो आपको मोटा सा पोर्शन आपको एंड ही एंड में नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड बीड। ओके, तो यही चीजें हमको यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए राइट साइड में ट्रेड आपको सबसे ऊपर नजर आ रहा है, देन सेकंड नंबर पे आपको बेल्ट नजर आ रही है, उसके बाद आपको एक फाइबर नजर आ रहा है, ठीक है, और अंदर की तरफ में आपको मेटल वायर नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको साइड वॉल नजर आ रही है और आपको ये बीड नजर आ रही है, जो एक मोटा सा पोर्शन आपको अलग से टायर में दिखाई देता है। सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर टायर। और यदि हम यहाँ पर देखें इस वाले व्यू के अंदर में, तो आपको बाहर से क्लियर नजर आ रहा है कि आपको जो टायर होता है उसका बाहर का पोर्शन आपको ट्रेड बोला जाता है, और जो मेन बॉडी है, जो भी आप ट्रेड को हटा दीजिए, दैट इज कॉल्ड बॉडी। इसके अंदर में साइड वॉल भी आ गई, बीड भी आ गई। इफ यू विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्कस, तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट इज योर क्रॉस प्लाई और बायस प्लाई टायर्स। तो हम लोग जनरली इसको क्रॉस प्लाई टायर बोलते हैं। सेकंड टाइप इज रेडियल प्लाई टायर्स, जिसको हम जनरली रेडियल टायर्स भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज बेल्टेड बायस प्लाई टायर्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हमारे पास में बेसिक कार्कस की बेस पर हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर। सो लेट्स टेक द फर्स्ट वन, दैट इज क्रॉस प्लाई और बायस प्लाई टायर। तो क्रॉस प्लाई का जैसा नाम बता रहा है, क्रॉस का मतलब क्या है कि वो आपस में क्रॉस है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं 90 डिग्री पे वो क्रॉस करते हैं उसके फाइबर्स। तो यदि हम बात करें शेप की, तो आप यहाँ पर ये राइट साइड का एक डायग्राम देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो आपके पास फाइबर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, और यदि हम इस एंगल को देखें तो इट इज अराउंड 30 to 40 डिग्री, ठीक है। और इस एंगल पे क्या करते हैं हम लोग, इन जो फाइबर्स हैं, रेयॉन जो कोट्स हैं, उनको हम वोवन करते हैं, उनको हम लगाते हैं। उसके बाद जब एक लेयर पूरी हो जाती है, तो दूसरी जो लेयर होती है इसके ऊपर में, उसको हम 90 डिग्री पर उसको क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो सेकंड लेयर जो होती है वो क्या होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और 90 डिग्री पे हम उसको क्या करते हैं, दूसरी लेयर को लगाते हैं। इसी तरह से मान लीजिए 3 प्लाई टायर होगा, तो थर्ड जो लेयर आएगी अगेन वो वापस से क्या होगी, जैसी फर्स्ट थी वैसी थर्ड होगी। तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली वो क्या करती हैं, एट 90 डिग्री वो क्या करेंगे, आपकी स्टिच होती चली जाएंगी, और इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, आपका जो रबर का मटेरियल है उसके अंदर ये स्टिच की जाएंगी, ठीक है। सो दे विल मेक योर प्लाईज। तो ये आपकी कहलाएगी प्लाई। तो एक प्लाई है, 2 प्लाई हैं। यदि मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें, तो हमको 2 प्लाई नजर आ रही हैं, तो वी कैन कॉल इट 2 प्लाई टायर, ठीक है। यदि हम इसको लेफ्ट साइड वाले के अंदर में देखें, तो यहाँ पर आपको अगेन ट्रेड नजर आ रहा है, देन वी हैव केसिंग प्लाईज, और इनर जो लाइनर है, जो हमने अभी बात करी, जो कि एयर को रिटेन करने के लिए हम लोग लगाते हैं, दैट इज इनर लाइनर, वो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। सो दिस इज बेसिक कंस्ट्रक्शन। यदि हम इसकी बात करें इन्फ्लेशन की, तो जो क्रॉस प्लाई टायर्स होते हैं, यदि वो अंडर लोड है, मान लीजिए उसके अंदर में लोड कम है और एयर कम है, तो हमारा जो इन्फ्लेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। और इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि कॉन्टैक्ट सरफेस पूरा बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, वो इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो क्या होता है, फ्लैट नहीं होता है। अंडर इन्फ्लेशन के लिए ये क्या होता है, यहाँ से कॉन्केव हो जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। यदि हम बात करें कि हम प्रॉपरली इन्फ्लेट करते हैं, जितना इस टायर में प्रेशर चाहिए उतना करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट कॉन्टैक्ट टाइप आपको नजर आ रहा है। हालांकि ये पॉइंट नहीं होता है, एक लाइन कॉन्टैक्ट ही है, लेकिन फिर भी आपका पूरा जो ट्रेड है वो पूरा ट्रेड क्या हो रहा है, आपका जमीन पे टच नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ट्रेड हवा में है और बीच की ट्रेड आपकी जमीन पे टच है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो कॉन्टैक्ट है वो 100% नहीं हो पाता है इन योर बायस प्लाई या फिर क्रॉस प्लाई टायर के अंदर में, क्योंकि जो क्रॉस प्लाई होती है उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका शेप, ये क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव है। और अल्टरनेटिव होने से क्या होता है कि आपका जो एयर इन्फ्लेशन है, ये क्या होगा, जैसे जैसे इसमें एयर भरेंगे तो ये प्लाईज क्या करेंगी, राउंड होने की कोशिश करेंगी, गोल होने की कोशिश करेंगी। और जब ये टायर आपका बाहर से गोल बनेगा तो क्या हो जाएगा, आपका इस तरीके का आपको शेप मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट पूरी तरीके से सारे ट्रेड्स का नहीं हो पाएगा, सिर्फ जो सेंटर से लेकर के कुछ लेफ्ट और राइट के जो ट्रेड हैं वही आपके कॉन्टैक्ट में रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। तो जो क्रॉस प्लाई टायर्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स आर यूजफुल टू शो हाउ टायर टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देखा उसकी वजह से किस तरह से ये जो इसका शेप है वो सर्कुलर रहता है। सेवरल टेक्सटाइल प्लाईज आर लेड अक्रॉस ईच अदर रनिंग फ्रॉम बीट टू बीट इन अल्टरनेटिव डायरेक्शंस। तो अभी हमने जैसे बात करी कि ये जो आपके पास टेक्सटाइल प्लाईज हैं, नायलॉन जो है आपके पास कोड्स, वो क्या होता है अल्टरनेटिवली एक के ऊपर एक लगाई जाती हैं। द नंबर ऑफ प्लाई डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द टायर एंड द लोड इट हैज टू कैरी। तो जो भी नंबर ऑफ प्लाईज हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा टायर बनाना है और कितना लोड उस पे लगाना है। तो सपोज करिए आपको एक छोटे टू व्हीलर का टायर बनाना है तो उसके अंदर में जो प्राइस होंगी वो कम होंगी, लेकिन यदि आपको एक ट्रक का टायर बनाना है तो वहां पर नंबर ऑफ प्राइस बढ़ जाएंगी क्योंकि उसको हाई प्रेशर सस्टेन करना है और साइज भी बड़ा हो गया। द सेम नंबर ऑफ प्लाइज इज यूज्ड ऑन द क्राउन एंड द साइड वॉल्स। तो देखिए ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ प्लाइज क्या है ऊपर अलग है और साइड वॉल्स के लिए अलग है। तो जो यहाँ से शुरू होगी इस बीट से वही प्लाई पूरी की पूरी यहाँ तक खत्म होगी। तो थ्रू आउट जो सेक्शन है वो आपका यूनिफॉर्म होता है और ये जो प्लाईज होती है ये पूरी पेरीफेरी पे, पूरी जो सर्कुलर पेरीफेरी है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्रॉस प्लाई को बनाते हैं। देन लेट्स मूव अहेड। यदि हम बात करें रेडियल प्लाई की कंस्ट्रक्शन की तो आप देखेंगे कि रेडियल प्लाई के अंदर में भी आपके पास बाहर का ट्रेड सेम होता है, उसके अंदर आपने देखा कि आपके पास रबर होता है, रबर के अंदर आपको यहाँ पर ये डॉटेड नजर आ रहा है, इट इज अगेन फाइबर। जो आपके पास अभी हमने नाइलॉन कॉर्ड्स की बात करी है वो फाइबर इसके अंदर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और ये किसके अंदर इम्पर्ज होता है आपके रबर के अंदर में। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो लाइन है आपको वो कंप्लीटली थ्रू आउट आपको नजर आ रही है, बीट तक जा रही है, लेकिन कुछ जो लाइंस हैं वो आपको यहीं पे खत्म होते हुए नजर आ रही हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर क्रॉस प्लाई एंड योर रेडियल टायर्स। तो अब हम यदि यहाँ पर डिटेल में बात करें, राइट वाला आप डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो नाइलॉन कॉर्ड्स हैं वो क्या होती हैं, वो किसी एंगल पे ना होकर के आपकी जो यदि हम बात करेंगे टायर का जो अलाइनमेंट है उससे वो परपेंडिकुलर रहती हैं, यानी कि हमेशा 90 डिग्री पर ही रहती हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, हमेशा 90 डिग्री पर ही रहते हैं थ्रू आउट द पेरीफेरी। यदि हम पूरे पेरीफेरी पर भी बात करें तो पूरी पेरीफेरी पर क्या होगा, ये जो नाइलॉन कॉर्ड्स हैं ये 90 डिग्री पे रहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू योर एक्सिस ऑफ योर टायर, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यदि मान लीजिए अब आप बात करें कि हम एक प्लाई और लगाते हैं तो सेकंड प्लाई भी आपके पास इसी डायरेक्शन में आएगी, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं कोई भी तरह से शेप को क्या करते हैं क्रॉस नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने लेफ्ट में लगाया एक बार हमने 90 में लगाया। तो जो भी प्लाईज आएंगी, जो भी आपके पास जो इसका स्ट्रक्चर आएगा वो हमेशा 90 डिग्री पे ही रहेगा थ्रू आउट द टायर, ठीक है। इसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर में बेल्ट देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक्स्ट्रा बेल्ट लगाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राउन प्लाइज बेल्ट, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये इट विल इंप्रूव योर ट्रैक्शन को इंप्रूव करती है, आपकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करती है, आपकी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर में कवरिंग के रूप में अलग से बेल्ट लगाते हैं। क्रॉस प्लाई के अंदर में हमने कोई बेल्ट यूज नहीं करी थी, ओके। अब इसका जो आगे हम फायदा देखते हैं, तो हम इस डायग्राम को यदि ध्यान से देखें तो अंडर इन्फ्लेशन के केस में क्या हो रहा है, यदि हम अंडर इन्फ्लेट करेंगे तो ये जो नीचे की ट्रेड है ये तो पूरी टच रहेंगी हमेशा, लेकिन साइडों से भी ये जो होंगे शोल्डर्स इसके थोड़े थोड़े नीचे की तरफ में डाउनवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, ये बेसिकली इन कॉर्ड्स की वजह से पॉसिबल हो रहा है। यदि हम देखेंगे तो कॉर्ड्स क्या हो रही है, बिल्कुल आपकी 90 डिग्री पर है, तो ये जैसे ही इसके ऊपर में प्रेशर आता है रोड का या व्हीकल का तो ये बिल्कुल फ्लैट होने की कोशिश करती हैं। जबकि आप यदि क्रॉस प्लाई की बात करेंगे और उसमें हवा जब आपने प्रॉपर भरी हुई है तो वो सर्कुलर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर नहीं होने की कोशिश करते हैं, वो क्या करता है हमेशा फ्लैट रहने की कोशिश करता है। तो यदि प्रॉपर आप कहेंगे कि उसके अंदर में प्रेशर सही है तो ये इसकी जितने भी ट्रेड्स हैं ये हमेशा ग्राउंड के टच में रहेंगे, जबकि क्रॉस प्लाई में आपने देखा था लेफ्ट और राइट के जो ट्रेड्स हैं वो ग्राउंड को पूरी तरह से टच नहीं कर रहे थे, लेकिन रेडियल के अंदर में वो सारे ट्रेड्स क्या कर रहे हैं, आपके ग्राउंड को टच कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपका ट्रैक्शन बढ़ गया इससे। तो ट्रैक्शन बढ़ गया मतलब ग्रिप बढ़ गई, तो ग्रिप बढ़ गई तो हमारे को क्या क्या फायदे होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यदि इस डायग्राम को देखें, ऊपर वाले ओरिजिनल टायर को देखेंगे तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि ये जो टायर है ये बिल्कुल फ्लैट सा नजर आ रहा है, तो इट इज बिकॉज इट इज ए रेडियल टायर। यदि इसी की जगह हमारे पास में क्रॉस प्लाई टायर होता तो आप देखेंगे यहाँ से वो थोड़ा सा गोल आपको नजर आएगा। तो आपने ज्यादातर बाइक्स वगैरह में हवा भराते वक्त देखा होगा कि यहाँ पर जो टायर होता है वो लगभग क्या होता है, कुछ गोलाई सी नजर आती है। यदि हम उसको सामने से भी देखते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है रोड पे, वो हल्का सा नीचे से होता है, वो क्या है हल्का सा गोल होता है। तो उसका जो सरफेस है, कॉन्टैक्ट सरफेस, वो बीच का ज्यादा टच होता है, साइड्स का वो टच नहीं हो पाता है।
So this is the basic difference in your radial ply. So I hope you can get the construction of this radial ply also. यदि हम बात करें रेडियल प्लाई की, तो आपके सामने दोनों डायग्राम्स हमने साथ में रखे हुए हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप राइट साइड में देख रहे हैं कि आपको रेडियल प्लाई नजर आ रही है, और रेडियल प्लाई के अंदर में जितने भी नाइलॉन जो कॉर्ड्स हैं वो क्या हो रही हैं, 90 डिग्री पर आपके पास में चल रही हैं। 90 डिग्री हम बोले तो आपके जो व्हील का अलाइनमेंट है उसके बेसिस पे हम बात करें तो 90 डिग्री पर वो उसकी सारी की सारी जो प्लाईज हैं वो चल रही हैं। वेयर एज इन क्रॉस प्लाईज आप देखेंगे तो क्रॉस प्लाईज क्या होती हैं, 30-40 डिग्री के ऊपर में क्रॉस करती हैं, ठीक है। और सेकंड लेयर क्या होती है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, थर्ड लेयर वापस से उसी डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्रॉस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर शेप आपको इसका राउंड दिख रहा है, क्योंकि क्या करती है क्रॉस प्लाई अपने आप को सर्कुलर बनाने की कोशिश करती है। जैसे जैसे हम इसमें हवा भरते हैं तो क्या होता है, इसका जो शेप होता है वो सर्कुलर टाइप का होने की कोशिश करता है। उस वजह से जो नेट जो आपका बीच में से टायर है वो हल्का सा आपको सर्कुलर नजर आता है। वेयरएज यदि हम रेडियल प्लाई की बात करें तो ये क्या होगा, हमेशा फ्लैट रहने की कोशिश करेगा, और ये जो बेल्ट्स हैं ये क्या करेंगी, इसको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नाउ लेट्स ट्राई टू go through these details. जो रेडियल प्लाई है, रेडियल प्लाई टायर्स कंसिस्ट ऑफ कार्कस प्लाई फॉर्म्ड बाय टेक्सटाइल आर्क्स रनिंग फ्रॉम वन बीट टू अनदर। तो सेम आपका एक बीट से दूसरे बीट के बीच में क्या होता है, आपका रेडियल प्लाई के जो टेक्सटाइल फाइबर्स हैं वो मूव करते हैं। देन ईच प्लाई विच इज लेड इन एन आर्क एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द टायर रोल्स। तो यदि हम टायर रोलिंग के हिसाब से भी बात करें तो ये जो डायरेक्शन होगी वो उसकी 90 डिग्री पर होगी। थर्ड इज एट द टॉप ऑफ द टायर क्राउन अंडर द ट्रेड देयर इज ए बेल्ट मेड अप ऑफ सेवरल प्लाईज रेनफोर्स्ड विथ मेटल वायर लेड ऑन टॉप ऑफ द कार्कस प्लाई। तो यहाँ पर आप ये बेल्ट की बात कर रहे थे जो हम यहाँ पर आपके पास माउंटेड रहती हैं, और इसमें भी फाइबर होता है और स्टील वायर्स होते हैं जो कि आपको क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसको ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर यदि कोई मान लीजिए कोई पंचर होता है या कोई कील लगती है तो उसको कौन बचाता है, उसको आपका पहले ट्रेड बचाएगा और उसके बाद जो होगा वो आपकी प्लाईज बचाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो चीज को बचाने के लिए हमारे पास बेल्ट लगे हुए हैं, तो ये बेल्ट क्या करेगा, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन देगा। ओके, देन द लास्ट इज दीज क्राउन प्लाईज लेड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर ओवरलेज एट एन एंगल डिटरमाइंड बाय द टायर टाइप ऑफ द टायर। तो यहाँ पर ये जो आपको बेल्ट दिख रही है इसके अंदर में हम जो बेल्ट होती है वो भी सिंगल नहीं होकर के कई सारी बेल्ट हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगेन कि उसको कहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो बेल्ट होंगी इसका जो डायरेक्शन है ये अगेन हम लोग क्या करते हैं, क्रॉसली वूवन करते हैं, और ये जो चीज है ये क्या करेगी, डिपेंड करेगी कि किस टाइप का आप टायर बना रहे हैं। तो ये फिर भी फ्लैट रहने की कोशिश करेगा, जबकि इसके ऊपर में बेल्ट आपने क्या किया, क्रॉस टाइप की लगाई है, क्योंकि आप देखेंगे ये जो बेल्ट है इनका किसी भी तरीके से कनेक्शन जो होता है बीट के साथ नहीं होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिर्फ जो है ये टॉप पोर्शन पे ही लगी रहती है बेल्ट, तो ये अपने आप क्या करती है, शेप को अकोमोडेट कर लेती है, और ज्यादातर केस के अंदर में क्या करता है, जो रेडियल टायर है वो आपका फ्लैट होकर चलता है, यानी कि बिल्कुल चिपक के चलता है। तो ये आपके पास रेडियल टायर की डिटेल्स हैं। रिमेंबर द टायर ट्रेड्स डेप्थ must be not less than 1.6 mm over the center 3/4 of the tire and must go all the way around the circumference in an continuous unbroken band with no blade patches anywhere on the tire treads। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपके पास में जो टायर ट्रेड्स की जो डेप्थ है, जो ये जो टायर ट्रेड्स हैं इनकी जो डेप्थ दिख रही है वो आपके पास इससे कम नहीं होनी चाहिए, 1.6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। यदि इससे नीचे होती है तो आपको आपका टायर वर्न आउट हो जाता है और आपको नया टायर लगाना पड़ता है। आप नया लेते हैं तो 12 mm से लेके 14 mm की आपको यहाँ पर डेप्थ मिल जाएगी, उससे भी ज्यादा कई कंपनीज बनाती हैं। तो इस तरीके के ट्रेड्स हमारे को मिनिमम यहाँ पे रखने होते हैं टू मेक द शेप ऑफ दिस रेडियल टायर। इफ रेडियल एंड क्रॉस प्लाई टायर्स आर फिटेड ऑन द सेम व्हीकल द रेडियल प्लाई टायर्स मस्ट ओनली बी फिटेड ऑन द रेयर व्हील। तो यदि मान लीजिए आपके पास दो जो टायर्स हैं वो रेडियल हैं और दो टायर्स यदि आपके पास में क्रॉस प्लाई टायर्स हैं तो किसको कहाँ फिट करेंगे आप, द रेडियल टायर्स जो होंगे मस्ट बी फिटेड टू द रेयर एंड। यदि हम रेयर व्हील ड्राइव की बात कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि रेयर व्हील पे ही हम लोग क्या करें, रेडियल टायर्स को लगाएं दोनों को, और फ्रंट वाले जो टायर हैं उस पर हम लोग क्रॉस प्लाई टायर्स लगाएं। तो देखिए इसको मैं आप लोगों को एलोबरेट कर देता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए पीछे जो ट्रैक्शन है रेयर व्हील ड्राइव है
तो हमारे को ट्रैक्शन अच्छा चाहिए, गाड़ी पे बहुत अच्छी पकड़ मिलेगी हमको और गाड़ी अच्छी तरह से चलेगी स्मूथली, तो हमारा रेडियल पीछे रहने से ये फायदा है। और आगे यदि हम क्रॉस प्लाई टायर लगा रहे हैं तो उससे हमको क्या फायदा है कि आप देखेंगे जब ये रोड के कांटेक्ट में आएगा तो ये पूरा फ्लैट सरफेस टच नहीं करेगी, बल्कि बीच के कुछ ही पोर्शन को ये रोड पे टच करेगी। तो ये यहाँ से बीच में से लगभग गोल होता है ये टायर। तो गोल होने से क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं जो फ्रिक्शन है किसके बीच में, टायर के और रोड सरफेस के बीच में, वो आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो कम मिलने से क्या होगा, आपका सिर्फ जो कांटेक्ट है वो कुछ ही एरिया तक ही लिमिटेड है, पूरा आपका टायर आपका कांटेक्ट में नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका जो स्टीयरिंग होगा वो बहुत बेटर हो जाएगा। स्टीयरिंग का मतलब क्या है कि जब भी आप पहिए को घुमा रहे हैं लेफ्ट या राइट, तो क्या हो रहा है, सिर्फ इतना ही पोर्शन है जिसके अगेंस्ट आपको काम करना है, आपको स्टीयर करना है, तो ये बहुत इजीली आपका लेफ्ट और राइट में स्टीयर हो जाएगा। जबकि यदि हम रेडियल टायर को यदि आगे लगाते हैं तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि ये पूरा लेफ्ट से राइट तक पूरा का पूरा रोड को सरफेस को टच कर रहा है। और जब हम इसको स्टीयर करते हैं, इसको हम घुमाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, ये पूरा का पूरे रबड़ के अंदर में स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं और ये जो होगा इसका स्टीयरिंग क्या होगा, काफी डिफिकल्ट लगेगा हमको, फॉर स्पेशली फॉर योर लो आरपीएम। यदि हम कम स्पीड पे इसको घुमाएंगे तो हमारे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वेयर यदि हम इसको जब हम घुमाते हैं तो ये बहुत इजीली घूम जाएगा। ठीक है, तो इट इज द बेसिक रीजन कि यदि आपके पास दोनों टायर्स हैं तो आप पीछे वाले टायर को रेडियल रखिए और आगे वाले टायर को आप क्रॉस प्लाई रखिए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, क्रॉस प्लाई एंड रेडियल प्लाई टायर्स मस्ट नेवर बी फिटेड ऑन द सेम एक्सेल। तो ये कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास दो टायर हैं, तो आपने बोला कि लेफ्ट साइड के एक टायर को तो हम रेडियल रख देते हैं और एक को क्रॉस प्लाई रख देते हैं, और राइट साइड के भी एक टायर को हम क्रॉस प्लाई और एक को रेडियल रखते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं लगाना चाहिए, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। राइट, तो आपको जो भी लगाना है या तो पीछे लगाइए और आगे लगाइए, बस आपका कॉम्बिनेशन यही चलना चाहिए। आप लेफ्ट में या राइट में कॉम्बिनेशन को नहीं ट्राई कर सकते हैं, यानी कि आपका पीछे दोनों टायर एक ही जैसा होना चाहिए और आगे के दोनों टायर एक जैसे होने चाहिए, ये कंपलसरी रूल है। देन टायर प्रेशर मस्ट बी सेट टू द मैन्युफैक्चरर्स रिकमेंडेशंस। तो टायर का कितना प्रेशर रखना है ये डिपेंड करता है कि जो टायर बनाने वाली कंपनी है उसने उसके लिए हाईएस्ट कितना बता रखा है। लेकिन यहाँ मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि हम हाईएस्ट पे कभी भी टायर को इन्फ्लेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम टायर को इन्फ्लेट करते हैं व्हीकल के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए ये जो व्हील है ये सपोज करिए किसी एक पर्टिकुलर एक्स मॉडल की कार में लग रहा है, तो हमारे को जो इसके अंदर इन्फ्लेशन प्रेशर है वो कौन बताएगा, हमारा कार मॉडल वाला बताएगा कि इसमें इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए। यदि सेम व्हील आपका किसी किसी मॉडल में लग रहा है तो उसके लिए कितना प्रेशर होगा वो हमारे को कौन बताएगा, वाई मॉडल वाला बताएगा। जबकि आपका टायर सेम है, टायर का इन्फ्लेशन मैक्सिमम प्रेशर भी सेम है, तो ये रेटेड जो होता है ये टायर बनाने वाली कंपनियां देती हैं, लेकिन हमें जो प्रेशर है वो कौन सा भरना होता है, जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर हमको देता है। ओके, द ट्रेड एंड साइड वॉल मस्ट बी फ्री फ्रॉम लार्ज कट्स, एब्जॉर्प्शंस एंड बबल्स। तो आप देखेंगे जो ट्रेड है वो क्या होना चाहिए, आपका किसी तरह से उसमें कट्स नहीं होने चाहिए, कुछ पार्ट्स टूट के निकला हुआ नहीं होना चाहिए और अनइवन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपकी जो साइड वॉल है जो आपके पास टायर की इस तरफ में साइड में नजर आ रही है, ये भी क्या होनी चाहिए आपके पास में, बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से इसमें कट नहीं होना चाहिए, किसी तरह से इसके अंदर में एब्रेशन नहीं होना चाहिए, घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो हमें यही टाइप के टायर्स यूज करने चाहिए। यदि हम बात करें बेल्टेड बायस प्लाई टायर की, तो देखिए अभी हमने दो पढ़े थे, पहले हमने क्रॉस प्लाई टायर पढ़ा और दूसरा हमने रेडियल टायर पढ़ा। तो दोनों के कुछ फायदे और नुकसान थे, तो हमने कोशिश करी कि क्यों ना इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। तो हमने इसमें क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। सो वी कंबाइन बोथ क्रॉस प्लाई एंड रेडियल प्लाई। तो क्रॉस प्लाई और रेडियल प्लाई की क्या क्या चीजें ली हमने, तो आप अंदर देख रहे हैं कि अंदर की जो आपके पास प्लाईज नजर आ रही है ये बिल्कुल आपके पास क्रॉस प्लाई जैसी है, यानी कि जो आपकी क्रॉस प्लाई थी वो बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी वुवन हो रही है, और जो ऊपर के ऊपर में बेल्ट मिल रही थी आपको कहाँ पर, रेडियल के केस में, वो बेल्ट आपने इसमें भी यूज कर ली है। ठीक है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, रेडियल एंड क्रॉस। तो दिस इज कॉल्ड बेल्टेड बायस प्लाई टाइप्स। ठीक है, बायस प्लाई कवर्ड विथ नंबर ऑफ ब्रेकर बेल्ट्स। तो यहाँ पर हमने ब्रेकर बेल्ट यूज कर लिया है, जैसा हमने अभी रेडियल के केस में भी देखा था। बेल्ट इंप्रूव द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इससे क्या फायदे हो गए हमको कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका जो पहले बिल्कुल गोल हो जाया करता था ये बिल्कुल गोल नहीं होता था, अब क्या होने लगा, ये थोड़ा फ्लैट होने लगा। लेकिन ये रेडियल जितना अभी भी फ्लैट नहीं हो सकता है, क्योंकि अंदर में जो आपके पास क्रॉस प्लाई लगी हुई है अभी भी। देन स्ट्रेसेस इन कार्कस आर रिस्ट्रिक्टेड। तो ये जो आपके पास कार्कस है
इसमें क्या हो गया, जो पहले आपके पास में जो जितने भी फोर्सेस लगते थे वो सारे आपके पास क्रॉस प्लाई के केस में सिर्फ इस कारकस के ऊपर आ जाते थे। लेकिन बेल्टेड बाइस में क्या हो गया कि कुछ जो स्ट्रेसेस हैं वो कौन बियर कर लेता है, आपके पास बेल्ट्स बियर कर लेती है। तो इस बेल्ट पे कई सारे स्ट्रेसेस आ जाते हैं, ऊपर से इम्पैक्ट आता है या किसी तरीके से बम्प्स आते हैं, वो सारे कौन ले लेता है, सारी आपके बेल्टेड बाइस ले लेता है। इवन जब हम कॉर्नरिंग या फिर हम जब घुमाते हैं टायर को, तो जो एक्स्ट्रा साइड से फोर्स आता है उसको भी हमारे बेल्ट्स क्या होते हैं काफी हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो आपके पास नेट फोर्स है जो आपके पास इनर जो क्रॉस प्लाई है उस पर कम आता है। तो ये हमारे को एडवांटेज मिल गया बेल्टेड बाइस प्लाई के अंदर में। देन स्ट्रेसेस इन कारकस आर रिस्ट्रिक्टेड, थ्रेड एरिया इज स्टेबलाइज। तो जो थ्रेड एरिया है वो भी क्या हो गया, हमारे पास स्टेबलाइज हो गया। जो हमारे पास पहले क्या हो रहा था, थ्रेड्स के अंदर में ही हमारे पास पूरी स्ट्रेसेस आ रही थी, तो यहाँ पर हमारे पास जो थ्रेड एरिया है वो क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। स्क्रबिंग गेट रिड्यूस। थ्रेड स्क्रबिंग क्या होती है, ये जो आप देख रहे हैं थ्रेड, ये थ्रेड क्या होती है, जब हम इसको टर्न लेते हैं किसी भी गाड़ी लेफ्ट या राइट में जब मुड़ती है, तो क्या होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होती है। यदि मान लीजिए लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो ये पूरा पहिया लेफ्ट साइड में घूमने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो थ्रेड है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर लग रहा होता है। तो कई बार ये होता है कि यहाँ पे रबर का जो पोर्शन होता है वो पील ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर राइट साइड में आपको टायर स्क्रब दिखा रखा है। तो आप इस तरह से टायर के कुछ पोर्शन यदि निकले हुए दिखते हैं तो आपको क्या कहलाता है वो, दिस इज कॉल्ड टायर स्क्रब। तो टायर स्क्रबिंग जो होती है वो इसके अंदर में रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज इन टायर लाइफ, इससे टायर की जो लाइफ होती है वो इंक्रीज हो गई। बेल्ट कीप ट्रेड फ्लैटर ऑन द रोड सरफेस। तो जो ये बेल्ट लगी है इससे फायदा क्या हुआ कि ये सरफेस पे इसको लगभग फ्लैट करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरीके से फ्लैट नहीं हो सकता जितना ये रेडियल के केस में होता था, क्योंकि अंदर की जो प्लाई है वो क्या है, क्रॉस प्लाई है। और थोड़ा यदि जब इसका इन्फ्लेशन बढ़ गया तो हमारे पास जो ट्रैक्शन है वो बढ़ गया और सेफ्टी हमारी इसकी बढ़ गई। सेफ्टी मतलब इन द सेंस कि यदि बाहर से कोई भी फॉरेन एलिमेंट इस पे हिट करता है या इसमें पंचर करता है तो हमारी जो बेल्ट होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। बेल्ट सेफ टायर्स फ्रॉम कट्स एंड पंचर्स। तो ये जो बेल्ट है ये हमारे को बचाती है किसी भी तरह से कट लगने से या फिर पंचर से। सो दिस इज अबाउट योर बेल्टेड बाइस प्लाई टाइप, ठीक है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्लियर टू वंस। यदि हम बात करें इनकी कंपैरिजन की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंपेयर करते हैं कि रेडियल अच्छा है या फिर क्रॉस प्लाई टायर्स अच्छे हैं। तो देखिए आप बाइक्स में यूज करते हैं, आपके पास ज्यादातर जो नॉर्मल बाइक्स आती हैं उनके अंदर क्रॉस प्लाई टायर्स ही आते हैं। इवन जो कार्स आती हैं उनके अंदर पहले बहुत ज्यादा हमारे पास क्रॉस प्लाई टायर्स ही आते थे और लोग एडिशनली रेडियल टायर्स खरीद के लगवाते थे। लेकिन क्योंकि रेडियल टायर्स के फायदे बहुत ज्यादा हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगा है, रेडियल टायर कंपनी खुद लगा के देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा ही हुआ था कि 2 टायर रेडियल लगा दो, 2 टायर आगे के आप क्रॉस प्लाई लगा दीजिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया है, 4 टायर से आपके रेडियल आने लग गए हैं। तो ये धीरे धीरे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। लोग रेडियल पहले प्रीफर कम करते थे क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती थी, लगभग 20 से 25% जो रेट होती है वो नॉर्मल क्रॉस प्लाई टायर्स के रेस्पेक्ट में इसकी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो इस वजह से भी एक कारण होता था कि रेडियल टायर आपका ज़्यादा नहीं बिक पाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर में ज़्यादातर ऑटोमोबाइल क्या कर रहे हैं, रेडियल टायर को प्रीफर कर रहे हैं। तो हम यदि बात करें रेडियल टायर के एडवांटेजेस की ओवर योर क्रॉस प्लाई टायर्स, यहाँ पर आप क्रॉस प्लाई देख पा रहे हैं और ये आपके पास रेडियल प्लाई नजर आ रही है और ये आपके पास बेल्टेड बाइस नजर आ रही है। तो लेट्स कंपेयर दीज टू, क्रॉस प्लाई टायर एंड रेडियल। तो द साइड वॉल्स कैन बेंड रेडियली, इट शॉक्स एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज 45% मोर देन द रेडियल प्लाई। तो देखिए ये जो आपके पास जो रेडियल टायर है इसकी जो साइड वॉल है ये काफ़ी क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और इस वजह से क्या होता है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होती हैं। तो जब भी शॉक आता है टायर के ऊपर में तो ये क्या करती हैं, जो आपकी साइड वॉल्स हैं ये इजीली बैंड हो जाती हैं और इजीली बैंड होने से क्या होता है, आपका शॉक जो होता है वो काफ़ी हद तक इसी टायर में बियर हो जाता है, इसको सस्टेन कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम क्रॉस प्लाई टायर की बात करें वो 25% उससे ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है आपका रेडियल टायर्स, ठीक है। तो दे विल गिव यू मोर कंफर्टेबल राइड, ओके। राइड इज मोर कंफर्टेबल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका कारण क्या है। ब्रेकर स्ट्रिप्स ऑफ रेडियल टायर्स एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द वॉल प्लाईज अनलाइक इन क्रॉस प्लाई वेयर देयर इज नो ब्रेकर स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर क्या था, अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर ब्रेकर स्ट्रिप्स होती हैं पूरी पेरिफेरी के ऊपर में और इनका कोई रोल नहीं होता है आपके बीड के साथ में या साइड वॉल के साथ में, ये इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपके पास में आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रिड्यूस इट्स ग्रिप।
तो जो क्रॉस प्लाई होती है उसके अंदर में जो ग्रिप होती है वो कम होती है, लेकिन रेडियल टायर जो होते हैं उसके अंदर में आपकी जो ग्रिप होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इट इज़ बेटर। लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस एंड इंटरनल फ्रिक्शन ड्यू टू लोअर साइड वॉल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो साइड वॉल्स हैं वो कम होती हैं। तो आप यदि एक बार कंपेयर करेंगे दोनों टायर्स को, यदि आप रेडियल टायर और क्रॉस प्लाई टायर्स को देखेंगे तो रेडियल टायर आपको कम ऊंचा नजर आएगा, क्योंकि इसकी जो हाइट होगी वो कम नजर आएगी, फैलाव ज्यादा होगा, इसकी विड्थ ज्यादा होगी। जबकि जो क्रॉस प्लाई टायर होंगी उनकी हाइट आपको ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि उनमें इन्फ्लेशन के बाद में एक रेडियस जैसा बन जाता है और उनकी हाइट आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन विड्थ उनकी कम मिलेगी आपको। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। तो आपके पास रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कम होता है, यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो आपको कम लगाना पड़ता है। एंड इंटरनल फ्रिक्शन, और जो अंदर का फ्रिक्शन है वो भी क्या होता है, साइड वॉल्स आपके पास कम है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन, जब आप गाड़ी को चला रहे हैं तो आपके पास क्या होता है, यहाँ से जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो साइड वॉल्स के थ्रू होता हुआ आपके पास व्हील तक ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है इन योर साइड वॉल्स इन केस ऑफ योर रेडियल टायर्स। तो ये हमारे लिए एक बेटर इंडिकेशन है कि हमारी लाइफ अच्छी होगी। और इससे दूसरा फायदा होगा, डिक्रीज हिस्टेरेसिस लॉस सच दैट रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपके पास कम वॉल है, कम हाइट की वॉल है, तो आपके पास इंटरनल स्ट्रेसेस कम हो गए, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस हो गए हैं। आपके पास जो इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं वो रिड्यूस हो गए, और उससे फर्क क्या पड़ता है, आपकी माइलेज बढ़ जाती है, आपको जो गाड़ी है वो ज्यादा माइलेज दे पाती है। लॉन्गर ट्रेड लाइफ ड्यू टू लेस हेड इन टायर। आप देखेंगे कि आप जब रेडियल टायर्स को चलाते हैं तो ये पूरे ट्रेड आपके रोड के साथ में टच होते हैं, जिसकी वजह से इनका ट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ वियर एंड टियर पूरे जो व्हील है उस पर यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें क्रॉस प्लाई की, तो बीच में से वो उठा हुआ रहता है, तो ज्यादा जो हिस्सा घिसेगा वो बीच का घिसेगा। तो यहाँ के ट्रेड बच गए, यहाँ के ट्रेड बच गए, लेकिन वो बीच के ज्यादा वर्न आउट हो गए, यानी घिस चुके हैं। तो हमारे पास अनइवन आपके पास जो होगा ट्रेड रिमूवल होगा, तो उससे क्या होगा, उसकी लाइफ रिड्यूस होगी। ऑन द अदर हैंड जो रेडियल टायर्स होंगे उनमें क्या होगा, यूनिफॉर्म वियर हो रहा है, तो इस वजह से आपके पास जो लाइफ होगी वो भी काफी लॉन्गर होगी। ब्रेकिंग एंड वाटर रिमूवल एफिशिएंसी इज बेटर ऑन वेट रोड्स। यदि हम रेडियल टायर की बात करें तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग क्यों अच्छी है, क्योंकि अभी हमने बात करी इसका कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा है रोड के साथ में, और जब ये चिपक के रोड के साथ चल रहा है तो जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो ये जो सरफेस है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होगा उतना ही ज्यादा अच्छा ब्रेकिंग फोर्स काम करेगा। ठीक है, ब्रेकिंग एज वेल एज एक्सेलरेशन फोर्स। यदि हम इसको बात करें पिकअप की, तो हमारा रेडियल जो टायर है वो अच्छा पिकअप लेगा, क्योंकि इसका ग्रेस्प बहुत अच्छा है, इसकी पकड़ बहुत अच्छी है रोड के साथ में। तो ब्रेकिंग में भी ये बहुत अच्छा है और एक्सेलरेशन में भी बहुत अच्छा है। दूसरा हमारे पास फायदा है कि वाटर रिमूवल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। वाटर रिमूवल एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मान लीजिए सड़क पर पानी पड़ा हुआ है और आपका ये टायर वहां से निकलता है, क्योंकि ये अपनी जो शेप है उसको हमेशा मेंटेन रखता है, तो इस वजह से जो भी आपका बीच में पानी पड़ा है उसको ये क्या करेगा, जो बीच में आपके साइड्स हैं और जो बीच के अंदर ग्रूव्स हैं, इसमें से होता हुआ पानी पीछे निकल जाएगा और किसी भी तरह से ऑब्स्टिकल आपके पहिए को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है वेट कंडीशन में। जबकि यदि हम क्रॉस प्लाई की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर इनकी जो आपके पास ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, ये ग्रूव्स क्या होते हैं, प्रॉपरली रोड को टच नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो वाटर या एक्स्ट्रा जो भी फॉरेन एलिमेंट है उनको ये प्रॉपर वे में पास ऑन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक और प्रॉब्लम है हमारे साथ में क्रॉस प्लाई टायर्स की, कि वेट कंडीशंस में वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास रेडियल टायर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। देन स्मॉलर स्लिप एंगल्स एंड हायर कॉर्नरिंग पावर रिजल्ट्स इन बेटर स्टीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम बात करें कि जो स्लिप एंगल है, जब हम इसको स्टीयर करते हैं लेफ्ट या साइड में, राइट साइड में, जब हम इसको घुमाते हैं तो हमारे को जो स्लिप एंगल है वो बहुत कम मिलता है। यानी कि अभी अभी हमने बात करी कि इसकी हाइट भी हमने कम रखी हुई है, और जब हम इसको टर्न कराते हैं तो जो एंगल प्रोड्यूस होता है विद रेस्पेक्ट टू योर क्रॉस प्लाई, यदि हम क्रॉस प्लाई में देखेंगे तो आपका जो एंगल होगा स्लिप एंगल, इट विल बी मोर विद रेस्पेक्ट टू योर रेडियल प्लाई, बिकॉज द हाइट इज इंक्रीज इन दिस क्रॉस प्लाई। तो आपके पास जो स्लिप एंगल वो कम होगा। दूसरा, कॉर्नरिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी मिलेगी इसमें। जब आप इसको टर्न ले रहे हैं तो उस केस में स्टीयरिंग में क्या होगा, इसमें पावर अच्छी मिलेगी, तो आपके पास स्टीयरिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन स्पेशली फॉर योर हाई स्पीड्स, ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो स्पीड में हम देखेंगे, यदि गाड़ी 1 या 2 या 10 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है और उस टाइम पे आप स्टीयरिंग लगाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी विद रेस्पेक्ट टू योर क्रॉस प्लाई। लेकिन यदि हम हायर स्पीड की बात करें तो हायर स्पीड में आप इसमें स्टीयरिंग इजीली कर सकते हैं।
While taking up turns, it has less tendency to distort and lift off the road from one side. तो क्या होगा, जब हम टर्न्स ले रहे हैं, किसी भी जगह पे हम गाड़ी को घुमा रहे हैं, उस केस में हमारे लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है, परफॉर्म करता है और डिस्टॉर्ट नहीं होता किसी तरीके से। ये अपनी शेप को लूज नहीं करता है, ये अपनी शेप को मेंटेन कर पाता है। और दूसरा जो टायर है, मान लीजिए एक लेफ्ट का टायर है, एक राइट का टायर है, तो जब आप टर्न ले रहे हैं तो ये जो बाहर का टायर होता है, ये क्या होता है, कई बार हवा में उड़ जाता है। लेकिन ऐसा केस आपके साथ रेडियल टायर में कम होता है विद रेस्पेक्ट टू योर क्रॉस प्लाई टायर। यदि क्रॉस प्लाई टायर है तो चांसेस होंगे कि वो हवा में उड़ जाए बाहर का टायर जब आप टर्न ले रहे हैं। लेकिन रेडियल टायर्स क्या होते हैं, उनका जो जमीन के साथ ट्रैक्शन है वो बहुत अच्छा होता है, इस वजह से वो जो कॉर्नरिंग है या जो टर्न्स हैं वहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लार्ज रेजिस्टेंस टू पंचर, कट्स एंड इम्पैक्ट। तो अभी हमने बात करी कि यहाँ पर हमारे पास बेल्ट लगी हुई है, इसलिए हमारे पास पंचर से बहुत अच्छे से बचता है, कट से और इम्पैक्ट से बहुत अच्छे से बचता है। ठीक है, so these are the advantages of your radial tires. So let's discuss some disadvantages also. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवांटेज ही हैं, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं रेडियल टायर के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हैवियर स्टीयरिंग एट लो स्पीड। अभी हमने बात करी कि यदि हम लो स्पीड पर स्टीयरिंग करेंगे तो हमको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, आपका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो बहुत ज्यादा है और गाड़ी धीरे चल रही है, तो हमें स्टीयरिंग के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन हायर स्पीड में ये हमारे को दिक्कत नहीं करेगा। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा, कभी खड़ी हुई कंडीशन में आप अपने गाड़ी में बैठ जाइए और स्टीयरिंग घुमा के देखिए। आपको बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी स्टीयरिंग को एक से दूसरी जगह में घुमाने के लिए, ठीक है। लेकिन यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और हाई स्पीड में, तब आप स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत इजीली स्टीयर हो रहा है, क्योंकि ये काफी तेजी से घूम रहा है, तो स्टीयरिंग में डायरेक्शन आराम से उसको मिल जाता है। लेकिन जब स्लो स्पीड होती है तो आपको स्टीयरिंग करना बहुत मुश्किल होता है। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है अनकंफर्टेबल हार्श राइड एट लो स्पीड। यदि हम बात करें, इस टायर के साथ आप गाड़ी धीरे स्पीड में चला रहे हैं तो आपको बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा। ऐसा लगेगा गाड़ी में हवा ही नहीं है और आप गाड़ी को चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये आपकी क्या है, हमेशा गाड़ी बिल्कुल ऐसा लगता है फ्लैट हो गई। तो जैसे हम फ्लैट टायर की बात करते हैं, जब हवा निकल जाती है हमें बिल्कुल वो फीलिंग देता है लो स्पीड के अंदर में कि फ्लैट टायर हो गया है, हमारी हवा निकली हुई है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू अनकंफर्टेबल हार्श राइड, ठीक है। तीसरी जो इसका ड्रॉबैक है दैट इज इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। तो हम बात करें कि यदि हम क्रॉस प्लाई टायर के रेस्पेक्ट में इसकी बात करें तो इसकी लगभग 20 से 25% रेट क्या होती है, ज़्यादा मिलती है आपको मार्केट के अंदर। तो अगेन दिस इज अ ड्रॉबैक। साइड टू साइड और वेबल मोशन इज प्रोड्यूस एट लो स्पीड। अगेन एक बात प्रॉब्लम कि हम लो स्पीड में हम इसको यूज करते हैं तो वेबलिंग करता है टायर। क्या करता है, एक तरह से जैसे आपकी फीलिंग आती है जब आप पंचर टायर को चलाते हैं तो आपकी गाड़ी क्या करती है, वेबल करती है, आपको एक अलग सा फीलिंग आती है कि गाड़ी वेबल कर रहा है। तो यहाँ पर भी आपको सेम फीलिंग आती है एट लो स्पीड। तो यदि हम 25 किलोमीटर पर आवर की लिमिट से नीचे की बात करें तो रेडियल टायर में ये आपके पास एक आपको ड्रॉबैक देखने को मिलता है। देन ब्लज अपीयर्स ड्यू टू हाई फ्लेक्सिबल साइड वॉल्स, नो नीड टू रिमूव विथ ओवर इन्फ्लेशन। तो ब्लज का मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसको साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फूला हुआ है, ठीक है। फूला हुआ मतलब है कि ये तो फ्लैट है लेकिन साइड से क्या है, आपको राउंड नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रेडियल टायर है तो इसका ये जो पोर्शन है ये दोनों साइड से ब्लजिंग कर रहा है, बाहर निकला हुआ है। जैसे कोई किसी का टमी बड़ा है तो वो बाहर निकला रहता है, उसी तरीके से ब्लज जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये टायर बाहर की तरफ निकला हुआ है। जबकि रेडियल टायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल अपनी शेप को गोलाई बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये फ्लैट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये पोर्शन हमें बाहर से निकला हुआ दिखता है, तो हमको लगता है कि हम लोगों की टायर में हवा कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि चलिए हवा भरा देंगे तो ये सीधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो वी शुड नॉट ट्राई टू मेक इट ओवर इन्फ्लेटेड। जितना रेट हमने भरा इसका स्पेसिफाइड है, जितनी एयर इसमें भरी जानी चाहिए उतनी ही भरनी चाहिए। ये ब्लजिंग को रिमूव करने के लिए हमें इसमें ओवर इन्फ्लेशन नहीं करना चाहिए। इस टायर में हमेशा ब्लजिंग दिखती है आपको, साइडों में ये जो वॉल्स हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखती हैं। एक हम बात कर लेते हैं दैट इज अबाउट योर टायर इन्फ्लेशन प्रेशर, कि टायर में हवा कितनी होनी चाहिए। अभी हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि टायर में हमें कम हवा नहीं रखनी चाहिए, हमें ज्यादा हवा नहीं रखनी चाहिए। सो वी शुड ट्राई टू नो व्हाट इज द राइट टायर इन्फ्लेशन प्रेशर। तो टायर में कितनी हमारे को हवा रखनी चाहिए। सो हैविंग द करेक्ट टायर प्रेशर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग गुड फ्यूल माइलेज एंड द मोस्ट लाइफ आउट ऑफ द टायर्स। तो क्यों जरूरी है हमारे पास टायर में सही हवा रखना। सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारे पास फ्यूल माइलेज सही रखना। तो अभी हमने बात करी थी कि यदि हम लोग टायर के अंदर में हवा प्रॉपर नहीं रखते हैं, कम रखते हैं या ज्यादा रखते हैं, तो दोनों ही केस में क्या होगा, आपकी फ्यूल इफिशियंसी कम हो जाएगी, आपका जो फ्यूल माइलेज है वो आपको कम मिलेगा।
दूसरा, टायर की लाइफ कम हो जाएगी, यानी आप कम हवा में यदि टायर को चला रहे हैं या ज्यादा हवा में टायर को चला रहे हैं तो आपका वियर एंड टियर टायर में बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी टायर की लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। ऑन न्यू कार्स द रिकमेंडेड टायर प्रेशर इज मोस्ट कॉमनली लिस्टेड ऑन द स्टिकर इनसाइड द ड्राइवर्स डोर। आप जब भी यदि नई गाड़ी खरीदते हैं तो आप यहाँ पर राइट साइड में डायग्राम देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, आपका एक स्लिप लगी हुई रहती है, अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग जगह लगी रहती है, लेकिन नई गाड़ी के साथ में ये पक्का दी जाती है और इसमें ये बताया जाता है कि आपको टायर में कितना प्रेशर रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट जो टायर है इसके अंदर में 33 psi बताया हुआ है और रेयर टायर है इसके अंदर में 33 psi बताया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी शुड रिकमेंड कि हमें टायर में कितना प्रेशर रखना है। ये आपकी व्हीकल पे लिखा होता है, न कि टायर से हमको लेना चाहिए, ओके। मोस्ट पैसेंजर कार्स विल रिकमेंड 32 to 35 psi इन टायर्स व्हेन दे आर कोल्ड। तो कोल्ड में हम लोग प्रेशर को नापते हैं, हॉट में नहीं नापते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि हमें कोल्ड प्रेशर ही नापना होता है, कि जब कोल्ड कंडीशन है, हवा को हम भरते हैं तो हमारे जो प्रेशर है वो 32 से 35 psi होना चाहिए। यदि हम बात करें हॉट की, तो हॉट में ये प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम टायर लगातार चलाएंगे तो वो क्या करेगा, इन्फ्लेट होगा और इन्फ्लेट होने की वजह से और ज़्यादा प्रेशर अंदर क्रिएट करेगा। तो इस वजह से हमें कोल्ड कंडीशन में ही ये PSI चेक करना चाहिए। Do not inflate your tires to the pressure listed on the tire itself. That number is the maximum pressure the tire can hold, not the recommended pressure for the vehicle. तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमें टायर पे लिखे हुए प्रेशर पे टायर के अंदर हवा नहीं भरनी है, क्योंकि वो उसका मैक्सिमम प्रेशर डिनोटेड होता है बाय योर टायर मैन्युफैक्चरर। हमें जो हवा भरनी है वो व्हीकल के हिसाब से ही उसके अंदर भरनी है, ठीक है। इनको हम फटाफट से देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ योर ओवर इन्फ्लेशन एंड अंडर इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो आपके पास नजर आ रहा है, जो बीच का डायग्राम, ये प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड है। प्रॉपर्ली यदि हम बात करें, एक रेडियल टायर है तो हम देख सकते हैं कि इसकी पूरी सरफेस आपकी रोड के टच में होनी चाहिए, तो हम उसको कह सकते हैं ये प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अंडर इन्फ्लेटेड है, तो आप देखेंगे बीच से वो उठ जाएगा, ठीक है, बीच में से वो अंदर की तरफ चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव शेप, और साइडों से वो ज्यादा टच करेगा, तो दिस इज कॉल्ड अंडर इन्फ्लेशन कंडीशन। और यदि हम बात करें ओवर इन्फ्लेशन की, तो क्या होगा, उसमें एक सर्कुलर टाइप का आपके पास आर्क बन जाएगी और वो नीचे से ज्यादा टच होगा बजाय के दोनों साइड से, तो ये ओवर इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी। तो नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। ड्राइविंग ऑन ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स विल हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट। तो यदि हम ओवर इन्फ्लेशन टायर की बात कर रहे हैं जिसमें हमने ज्यादा हवा भर दी है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। ड्राइविंग कंफर्ट, तो हमारा जो ड्राइविंग कंफर्ट है उस पर हमारे को दिक्कत आएगी। ड्राइविंग कंफर्ट का मतलब क्या है कि आपके जितने शॉक्स इसको लेने चाहिए थे, ये उतने शॉक्स नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये ओवर इन्फ्लेटेड हो गया है। तो जितने इसमें शॉक्स, ये इसमें कैपेसिटी थी, वो भी आपकी कम हो गई है। डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, तो आप देखेंगे कि जो आपके पास में नॉर्मल जो प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड टायर था, उसके अंदर में डायरेक्शनल स्टेबिलिटी काफी अच्छी मिलती थी। यानी आप मान लीजिए स्टीयरिंग पे कोई भी दम नहीं लगा रहे हैं, आपने सिर्फ हाथ रखा हुआ है तो भी गाड़ी आपकी सीधी चल रही है। लेकिन ओवर इन्फ्लेटेड टायर होता है तो आपके पास प्रॉब्लम क्या आती है कि डायरेक्शन जो होता है गाड़ी का वो डिस्टर्ब होता रहता है। सो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी विल नॉट बी देयर। देन व्हीकल हैंडलिंग बिहेवियर, स्पेशली व्हेन कॉर्नरिंग एट स्पीड, यानी कि जो गाड़ी है यदि हमने प्रॉपर्ली इन्फ्लेट की हुई है और आप शार्प टर्न भी ले रहे हैं, गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो प्रॉपर स्टीयरिंग आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास ओवर इन्फ्लेटेड है तो आपके पास ओवर स्टीयरिंग मिलेगा। अभी हमने बात करी थी कि यहाँ पर स्टीयरिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा क्योंकि आपके पास कॉन्टैक्ट सरफेस रिड्यूस हो गया। तो कॉर्नरिंग के केस में हमको बहुत ही दिक्कत आएंगी ओवर इन्फ्लेशन के लिए। एंड इररेगुलर वियर, इररेगुलर वियर का मतलब है कि टायर पूरे ट्रेड से एक साथ नहीं घिसेगा। होगा क्या, बीच में से ट्रेड आपका ज्यादा घिस जाएगा और लेफ्ट और राइट से आपका टायर कम घिसेगा। तो बहुत सारे आप गाड़ियों को देखते हैं, आप अपनी व्हीकल को भी देख सकते हैं, अपनी बाइक को भी देख सकते हैं। आप ध्यान से अब टायर को देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि यदि आपका टायर बीच में से ज्यादा घिस रहा है तो इसका मतलब है कि आपने क्या कर रखा है, उसमें ज्यादा हवा भर के उस गाड़ी को चला रहे हैं। तो आपको हमेशा हवा बराबर रखनी चाहिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें ड्राइविंग ऑन अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स हैज ए नेगेटिव इम्पैक्ट, तो यदि अंडर इन्फ्लेटेड कम हवा में यदि गाड़ी को चलाते हैं हम टायर में, तो हमारे पास क्या क्या नुकसान है। स्टीयरिंग रेस्पॉन्स, तो देखिए स्टीयरिंग में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ जाएगी क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये आपका ज्यादा टच हो रहा है रोड के कांटेक्ट में। तो यदि ये रोड के ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा तो आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, इसके अंदर हवा कम है, इस वजह से आपका जो टर्निंग है वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा लेफ्ट और राइट के अंदर में। तो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स बहुत आपको स्लो मिलेगा। दूसरा डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, अगेन आपका जो टायर है वो स्ट्रेट स्टेबल ना रह करके ये क्या करेगा, लेफ्ट और राइट की तरफ वॉम्बल करेगा।
जाने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल वही कंडीशन है जब आपका टायर पंचर हो जाता है और आप गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, तो आपका जो व्हीकल है वो क्या करता है, लेफ्ट राइट की तरफ में बार बार बम्बल करता है। ठीक है। देन ड्राइविंग सेफ्टी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ अंडर स्टीयरिंग में है कि हम लोग अंडर इन्फ्लेशन में है कि हम लोगों के लिए सेफ्टी बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। टायर्स कैन डिसलॉज फ्रॉम द रिम व्हेन कॉर्नरिंग। तो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है, यदि मान लीजिए आपके टायर में हवा कम है और आप टर्न ले रहे हैं, गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है आपका जो टायर है ये रिम में से बाहर आ जाता है, और रिम में से बाहर आते ही क्या हो जाता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपको कम प्रेशर पर टायर को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इकोनॉमी, हायर फ्यूल कंजप्शन एंड लोअर माइलेज। तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आती है कि जो आप कम हवा में गाड़ी को चलाते हैं तो इससे आपके पास फ्यूल का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाता है, आपका जो माइलेज है गाड़ी का वो घट जाता है। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए आपकी बाइक चल रही है 60 किलोमीटर पर लीटर यदि एवरेज देती है और आप कम हवा में उसको चलाते हैं, तो हो सकता है वो 55 और 50 तक ही रह जाए, क्योंकि आपके जो गाड़ी है उसको ज़्यादा ट्रैक्शन बियर करना पड़ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। देन टायर ड्यूरेबिलिटी, टायर आपके पास क्या है, इसकी लाइफ कम हो जाएगी। अब हम इसके टायर को समझें तो हमारे पास अंडर इन्फ्लेशन है, तो आपका जो टायर के साइड्स हैं वो ज़्यादा टच में है बजाय सेंटर के। तो क्या होता है, आपके पास जो साइड्स हैं वो जल्दी घिस जाएंगी और सेंटर से टायर कम घिसेगा। तो आप अब वापस से चेक करिएगा अपने टायर्स पे कि यदि आपका टायर बाहरों से दोनों साइड से ज़्यादा घिस रहा है, उसके ट्रेड्स बाहर साइड से ज़्यादा घिस रहे हैं और बीच से कम घिस रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कम हवा में गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर इन्फ्लेशन रखना चाहिए। देन इर्रेगुलर वियर, इर्रेगुलर वियर मतलब क्या है, यदि आप कम हवा में चला रहे हैं तो आपका कहीं से भी आपका टायर ज़्यादा घिस सकता है। इट डिपेंड्स कि आप उसको आपका व्हीकल में लोड किस तरीके का है, किस कंडीशन में है, तो आपका जो सरफेस है उसमें अनइवन आपके पास में क्या होगा, वेयरिंग होगा और लाइफ आपकी रिड्यूस हो जाएगी इसकी वजह से। सो वन सेफ्टी वार्निंग इज देयर, अंडर इन्फ्लेशन कैन लीड टू द इनसाइड ऑफ द टायर बीइंग डैमेज। तो जो अंडर इन्फ्लेशन है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, टायर आपको बाहर से कम डैमेज दिखता है, अंदर से ज्यादा डैमेज हो जाता है, क्योंकि आपका क्या होता है, लगातार रिम और टायर बीच में जो होता है उसके बीच में क्या होता है, लगातार स्ट्रेसेस डेवलप होती रहती हैं और आपको बाहर से तो टायर सही लग रहा है लेकिन कम हवा में चलाने से वो टायर अंदर से डैमेज हो जाता है। दिस कैन रिजल्ट इन टायर फेलियर और इवन ए ब्लो आउट। तो इस वजह से क्या हो सकता है, टायर कभी भी फेलियर हो सकता है और कभी भी फूट भी सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडर स्टीयरिंग या अंडर इन्फ्लेशन के केस में। हिडन टायर डैमेजेस आर नॉट रेक्टिफाइबल बाय एडजस्टिंग द टायर प्रेशर। तो यदि आपके पास अंदर से टायर में कोई डैमेज है तो आप सिर्फ हवा भरते हैं और गाड़ी को चलाते रहते हैं तो वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती। बाहर यदि आपको कोई टायर में कट दिखता है या कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन इनर डैमेज को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है यदि आप अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स चला रहे हैं, यदि आप कम हवा पे गाड़ी को चला रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ऑन ड्राई रोड, प्रॉपरली इन्फ्लेटेड टायर्स कैन प्रोवाइड क्विक रेस्पॉन्स एंड गुड हैंडलिंग। तो यदि हम बात करें ड्राई रोड की, जो नॉर्मल है जहाँ पर पानी या कुछ आइस वगैरह नहीं है, तो जो प्रॉपरली इन्फ्लेटेड टायर है उसमें क्या फायदा होगा कि रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। रेस्पॉन्स किसका, कि आप जैसे स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं तो आपका बहुत जल्दी से आपका गाड़ी का पहिया मुड़ जाएगा, जबकि यदि आपके पास क्या होगा, आपका ओवर इन्फ्लेटेड होगा या अंडर इन्फ्लेटेड होगा तो आपके पास रेस्पॉन्स में डिले होगा। एंड गुड हैंडलिंग, तो आपको गाड़ी चलाने में भी ज़्यादा ईजीनेस रहेगी और हैंडलिंग बहुत प्रॉपर होगी। अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स मोर स्टीयरिंग इनपुट एंड स्लोअर टू रेस्पॉन्ड। तो यदि अंडर इन्फ्लेटेड है, टायर में प्रेशर कम है हवा का, तो क्या होगा, स्टीयरिंग पे आपको ज़्यादा वर्डन करना पड़ेगा और आपका रेस्पॉन्स भी स्लो आएगा। आपने देखा होगा कि आप यदि नॉर्मल जब हवा भरी होती है और गाड़ी को मोड़ते हैं तो वो बहुत जल्दी रेस्पॉन्ड करती है, लेकिन यदि हवा कम है और आप स्टीयरिंग को मोड़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि गाड़ी मुड़ ही नहीं रही है, धीरे धीरे मुड़ रही है, उससे आपको लगता है कि हवा कम है आपके टायर में। अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स आर नॉट इन सिंक्रोनाइजेशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन। यदि आपके पास हवा कम है टायर में तो क्या होगा, वो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चलेंगे, पूरी गाड़ी क्या करेगी, आपकी बिल्कुल अलग सी लहरा रही होगी, यानी कि क्या करेगी, वॉम्बिल कर रही होगी। आप देखेंगे लेफ्ट और राइट के अंदर में वो मूव करने की कोशिश कर रही होगी, सिंक्रोनाइज वे में नहीं चलेगी। ठीक है, हेंस अ डिटैच्ड सेंसेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड टू द ड्राइवर। तो जो ड्राइवर चला रहा है उसको अलग सा एक फीलिंग आएगा कि गाड़ी उसके कंट्रोल में नहीं है, गाड़ी क्या हो रही है, अपने आप से बिहेव कर रही है। तो बिल्कुल ये वही कंडीशन है कि जब आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आपको एकदम से ये सेंसेशन मिल जाता है ड्राइवर को कि कुछ गड़बड़ हो रही है, आपकी जो स्टेबिलिटी है वो गाड़ी की वो कहीं ना कहीं खराब हो रही है। इसका मतलब है किसी एक टायर में कहीं ना कहीं हवा कम है या फिर पंचर है। ठीक है, यदि हम वेट रोड कंडीशन की बात करें
तो अंडर इन्फ्लेशन टायर्स वुड अलाउ द सेंटर ऑफ द ट्रेड टू कोलैप्स एंड बिकम कॉनकेव। तो यदि अंडर इन्फ्लेशन है, अभी हमने यहाँ पर इस डायग्राम में देखा था, तो ये बीच में से जो होता है वो शेप उसकी क्या हो जाती है, कॉनकेव हो जाती है। और इससे क्या होगा, जो पानी और जो बीच के अंदर आ रहा था वो और इसको ज्यादा जगह मिल जाएगी वेट कंडीशंस में। तो अंडर इन्फ्लेशन टायर्स वुड अलाउ द सेंटर ऑफ द रोड टू कोलैप्स एंड बिकम कॉनकेव। तो इस वजह से वो कॉनकेव बन जाता है, दस ट्रैपिंग वाटर इंस्टेड ऑफ पासिंग इट थ्रू द ट्रेड्स। तो हमारा जो काम था, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ट्रेड्स में से जो आपके पास में जो आपके पास यहाँ पर ग्रूव्स बने हुए हैं, तो इन ग्रूव्स में से पानी को पीछे जाना था। लेकिन यदि आपके पास में ये सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ कॉनकेव बन जाता है, तो ये जो वाटर है वो इसके अंदर में ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। इसकी वजह से आपके पास गाड़ी जो चलेगी वो और ज्यादा इम्परफेक्ट चलेगी, स्टीयरिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मोर डिफिकल्ट टू रन ऑन वेट कंडीशन, हेंस नीड टू स्लो डाउन द स्पीड फॉर बेटर कंट्रोल। तो यदि आपकी गाड़ी में हवा कम है और फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप नॉर्मल स्पीड या तेज स्पीड में गाड़ी को बिल्कुल नहीं चला सकते। आप गाड़ी की स्पीड स्लोअर करनी पड़ेगी, तभी आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ऐसी सिचुएशन तक लेके जाना पड़ेगा जहां पर आप हवा भर सकें और फिर आप नॉर्मल गाड़ी को नॉर्मल स्पीड पे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।